तो बच्चों अभी हमने चर्चा की भूमि उपयोग के अलग अलग हेड्स के बारे में, अलग अलग श्रेणियों के बारे में। भूमि उपयोग हम जान चुके हैं, भूमि उपयोग की श्रेणियां हम समझ चुके हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये भूमि का जो उपयोग है और जो श्रेणियां हमने पढ़ी उसके अंतर्गत भूमि का जो परसेंटेज रहता है, उसकी जो प्रतिशत भूमि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर रहती है, क्या वो अस्थाई है या वो परिवर्तनशील है? हाँ, वो परिवर्तनशील है, वो बदल सकती है। यानी आज हम जिस भूमि पर खेती कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों के बाद उस भूमि पर सड़क नज़र आए, या उस भूमि पर कोई बिल्डिंग खड़ी नज़र आए, कोई इमारत खड़ी नज़र आए, या हो सकता है उस भूमि को हम तालाब में बदल दें। तो ये परिवर्तन संभव है, या हो सकता है वो भूमि खेती के लायक ही ना रहे। तो आखिर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये परिवर्तन क्यों कर होता है, किन कारकों की वजह से होता है। तो जब हम कारकों की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसको हम दो भागों में रख सके उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला होगा भौतिक कारक और दूसरा होगा मानवीय कारक। भौतिक कारक वो जिसमें कि मनुष्य का कोई हाथ नहीं हो, वो प्राकृतिक रूप से भूमि के उपयोग में परिवर्तन लाती हो, जैसे भू-आकृति, जलवायु या खुद मृदा। इसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो भूमि के उपयोग में परिवर्तन होगा। दूसरा जो कारक अभी हमने बात किया वो है मानवीय कारक। मानवीय कारक जिसमें जनसंख्या का घनत्व। हम जानते हैं कि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। उसके लिए भोजन, उसके लिए आवास, उसके लिए यातायात के साधनों का विकास, अनेक प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए हमें भूमि के उपयोग में परिवर्तन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो जाएगा। तो जनसंख्या के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा। फिर दिन प्रतिदिन हमारी जो टेक्नोलॉजिकल स्किल है, हमारी जो प्रौद्योगिकी की क्षमता है, वो बढ़ते जा रही है, बदलते जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे तकनीकी कौशल में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे भूमि उपयोग में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। ऐसा होगा, सहमत हैं आप हमसे? चलिए, उसके बाद हमारी संस्कृति। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो नए जनरेशन के लोग हैं वो अब खेती करना नहीं चाहते हैं, या वो खेतों में नए तरह के प्रयोग करना चाहते हैं। खेतों में फसल उगाने की जगह पर वो मछली पालन करना चाहते हैं, मखाना उगाना चाहते हैं, या इस तरह के अन्य जो इनोवेटिव तरीके हैं वो अपनाना चाहते हैं। तो इससे भी भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा। उसके बाद है हमारी परंपराएं। परंपरा से भी भूमि उपयोग प्रभावित होता है। तो ये कुछ मानवीय कारक जिनकी चर्चा हमने अभी की, इनका प्रभाव भी भूमि उपयोग पर पड़ता है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन 9 श्रेणियों में, जिन 9 श्रेणियों की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, इन 9 श्रेणियों में विगत 40-50 वर्षों में परिवर्तन हुए हैं। बच्चों अभी आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2 वृत्त आरेख। इन 2 वृत्त आरेखों की मदद से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भूमि उपयोग का स्वरूप बदला है या बदल रहा है। पहले आरेख में जो चित्रण है वो चित्रण है 1960-61 के भूमि उपयोग के आंकड़ों का, और ये दूसरा आरेख जो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें चित्रण है 2015-16 के भूमि उपयोग के आंकड़ों का। इन 2 आरेखों को जब हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि पहली जो श्रेणी है वन भूमि के अंतर्गत, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 60-61 में जहां
18.11% भूमि वन आच्छादित थी, वहीं 2015-16 में ये प्रतिशत बढ़कर 23.35 हो चुका है। लेकिन बच्चों, क्या ये बदलाव पर्याप्त है? नहीं, ये बदलाव पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक उष्णकटिबंधीय देश है। और यदि आपने अपनी पाठ्यपुस्तक को रेफर किया होगा तो वहाँ आप पाएंगे कि उष्णकटिबंधीय देश के लिए वन आच्छादित क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? कम से कम 33%, और अभी हम उस आंकड़े से काफ़ी पीछे हैं। दूसरी श्रेणी है कृषि योग्य बंजर भूमि की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जहां 60-61 में इसके अंतर्गत 12.01% भूमि थी, वह घटकर 2015-16 में 5.51% हो गया है। ये बदलाव निश्चित रूप से संतोषप्रद है और इस बात की ओर इशारा करता है कि हमने तकनीकी रूप से विकास किया है, हमने अपने कौशल का विकास किया है और कृषि योग्य बंजर भूमि को हम अधिक से अधिक खेती या अन्य कार्यों में उपयोग लाने लगे हैं। तीसरी श्रेणी जो है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको साफ दिख रहा है जनसंख्या का दबाव। जहाँ ये 4.95% थी 1960-61 में, 2015-16 के अंतर्गत ये बढ़कर 8.80% हो गई है। तो बढ़ती जनसंख्या के लिए ज़्यादा घर चाहिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ज़्यादा परिवहन के साधन चाहिए, संचार की सुविधाएं चाहिए, तो ये कहाँ से आएगी? और नतीजा हो रहा है कि गैर कृषि कार्य के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। चौथी कैटेगरी में स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, ये भी हमारे लिए एक चिंतनीय बात है। 60-61 में जहां ये 4.71% था, ये 15-16 के अंदर घटकर 3.33% रह गया। आपको याद होगा कि हमारा देश भारत पालतू पशुओं में अग्रणी देश है, लेकिन चारागाह की स्थिति आपके सामने है। तो इससे क्या होगा? हमारे जो पशु होंगे उनकी जो गुणवत्ता होगी वह निश्चित रूप से विश्व स्तरीय नहीं हो पाएगी। तो इस पर हमें विचार करना होगा। वही स्थिति बाग बगीचे एवं उपवन की है। इसमें भी देख रहे हैं कि गिरावट है, हालांकि ये गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गिरावट है। अगली कैटेगरी कृषि योग्य बंजर भूमि, इसमें कमी है। जहां ये 6.23 थी, वह घटकर 3.99। यहाँ भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ ये इशारा करता है, कौशल विकास की तरफ। वर्तमान प्रॉपर्टी मैं बात कर रही थी उस समय भी आपको कि ये एक तरीका है भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, इसलिए हम देख पा रहे हैं कि ये आंकड़ा लगभग स्थिर सा है, 3.50 से 3.67, एक मामूली परिवर्तन। वर्तमान प्रति के अतिरिक्त जो भूमि है उसमें भी हमें बढ़ोतरी दिख रही है, 3.73 से 5.01। लेकिन जब हम शुद्ध बोई गई भूमि की बात करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 45.26 था ये 60-61 में, और 2015-16 में इसमें मामूली परिवर्तन हुआ है और ये अब
45.33% है। इससे हमें ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब हमारे देश में शुद्ध बोई गई भूमि के अंतर्गत भूमि प्रतिशत को बढ़ाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये जो योजना से संबंध रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि आगे आने वाले समय में जो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम अतिरिक्त भूमि कहाँ से लाएंगे या किस प्रकार बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता इस वर्तमान प्रतिशत से हम पूरी कर पाएंगे।